तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, निर्धनता। ठीक है ना, पार्ट नंबर 1 हमने खत्म कर लिया था, पार्ट नंबर 2 भी खत्म कर लेते हैं और इसी में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर है? देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है भारत में निर्धनता के जो आधारिक, ठीक है सॉरी आधिकारिक जो हमारे आंकड़े होते हैं वो कौन करता है? नीति आयोग उपलब्ध कराता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में निर्धनता के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कौन उपलब्ध करवाता है, तो आप क्या बोलोगे? नीति आयोग। ये एक नंबर में फंस जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा निर्धन और गैर निर्धन क्या होते हैं, मैंने कहा था बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो निर्धन वे व्यक्ति होते हैं जो अधिकतर निर्धनता रेखा के क्या रहते हैं? नीचे ही रहते हैं। यानी जो निर्धनता रेखा के नीचे है उनको हम क्या बोलेंगे? निर्धन बोलेंगे। और इसके अंतर्गत अल्पकालिक निर्धन को भी शामिल किया जाता है। अल्पकालिक निर्धन में मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जब उनको भाग्य का साथ मिल जाता है ना, तो वो कुछ टाइम थोड़ा बहुत वो कभी ऊपर भी आ जाते हैं निर्धनता रेखा से ऊपर, यानी वो गैर निर्धन बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए, बट फिर वापस दोबारा क्या निर्धन हो जाते हैं। तो अल्पकालीन निर्धन को भी इसी में शामिल किया जाता है निर्धन में। तो निर्धन वो व्यक्ति होते हैं जो अधिकतर निर्धनता रेखा के नीचे ही रहते हैं, और इसके अंतर्गत अल्पकालिक निर्धन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। आगे, और गैर निर्धन वो होते हैं जो सदैव, देखो वर्ड का लिखा हुआ सदैव यानी हमेशा निर्धनता रेखा से ऊपर ही रहेंगे। तो जो हमेशा निर्धनता रेखा से ऊपर है तो वो गैर निर्धन है, वो निर्धन नहीं है। बट जो निर्धनता रेखा से नीचे है या फिर कभी कभार ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं तो वो निर्धन ही माने जाते हैं। क्लियर है? और निर्धनता रेखा के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कौन उपलब्ध करवाता है? नीति आयोग उपलब्ध करवाता है। तो पहले 3 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतार लो साथ साथ में यहां तक। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है ये कह रहा है गरीब लोगों की विशेषताएं। यानी गरीब लोगों की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसको अभी पढ़ेंगे बीच वाले पोर्शन को, पहले इस पर आ जाते हैं। तो गरीब लोगों की क्या विशेषताएं होते हैं उनको बताओ। तो पहली बात, भुखमरी देखने को मिलती है उनके अंदर, अकाल देखने को मिलता है किसी चीज का, किसी भी कोई भी चीज हो सकती है, खाने पीने का, हर चीज का ना अकाल हो सकता है। कुपोषण का शिकार होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। तो भुखमरी, अकाल और कुपोषण ये आपको वहां देखने को मिल सकता है। आगे, सीमित आर्थिक अवसर होते हैं इनके पास, जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बेचारे नहीं कर पाते बहुत। ठीक है ना, बहुत कुछ नहीं पा पाते, क्या नाम, उनके अवसर ही नहीं होते उनके पास। क्यों? बेचारे गरीब होते हैं। ठीक है। बड़े बड़े परिवार होते हैं इनके, यानी बहुत जो सदस्यों की संख्या होती है ना परिवार में काफी ज्यादा देखने को मिलती है ऐसे लोगों के। तो 3 पॉइंट तो आसान से हैं। पहले भुखमरी, अकाल और कुपोषण देखने को मिलेगा। नंबर 2, सीमित आर्थिक अवसर होते हैं इनके पास। नंबर 3, बड़े परिवार होते हैं इनके, जो परिवार होते हैं कहते हैं बड़े बड़े होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनके पास क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। अगर आप शिक्षा की बात करो तो शिक्षा भी यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलती है। ठीक है ना। उसके अलावा कर्ज का जाल इनके ऊपर रहता है। ठीक है, ज्यादातर ये कर्जे में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अगर इस टाइप की अगर आपको विशेषताएं मिल रही है तो समझ लो किसकी विशेषताएं? गरीब की, है ना। आप इसमें और लिख सकते हो, शिक्षा का थोड़ा अभाव रहता है इनके, बेचारे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि इनको 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ता है, तो शिक्षा के लिए इनको टाइम नहीं मिल पाता। डन। तो भुखमरी, अकाल, कुपोषण, सीमित आर्थिक अवसर, बड़े परिवार, कम स्वास्थ्य सुविधाएं और कर्ज का जाल। डन। तो आप यहां तक इसे उतार लीजिए, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूं उतने में। तो आगे बढ़ते हैं हम, निर्धनता के कारण पढ़ लेते हैं। निर्धनता के कारण क्या क्या होते हैं? पहली चीज, जनसंख्या का अत्यधिक होना। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है ना, देखो दबाव तो पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर दबाव पड़ता है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, तो जनसंख्या का अत्यधिक होना निर्धनता का कारण है। बहुत आसान से कारण है, आप फटाफट से पढ़ लीजिए। दूसरा, शिक्षा का निम्न स्तर। हमारा जो यहाँ पे जो एजुकेशन जो लेवल है ना, लो एजुकेशन लेवल में, क्यों यहाँ पे बोले शिक्षा, ये ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी शिक्षा नहीं है, शिक्षा अच्छी खासी है, बट हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, हर कोई पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाता है। ठीक है ना। और जो थोड़ा तरीका है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था स्टार्टिंग में, तो उसको थोड़ा सही करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई जा रही है। तो शिक्षा का निम्न स्तर, जनसंख्या का अत्यधिक होना। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे, आधारिक संरचना का अभाव, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जो चाहिए तुम्हें जिस तरह का, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है देश में। मानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है कि हमारी क्या है पूरी की पूरी जो आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो अभी आधारिक संरचना का क्या है? अभाव है हमारे यहाँ। तो 3 पॉइंट हो गए। अभी भी हमारे यहाँ पुरानी सामाजिक संस्थाएं चल रही है, जबकि इस टाइम पे हमें नई की जरूरत है, बट अभी भी क्या चल रहा है? सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? पुराने चल रहे हैं, आउटडेटेड, यानी जो अब तक तो बंद हो जानी चाहिए था, नई प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, नई चीजें करते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आउटडेटेड हमारे सोशल क्या चल रही है? इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं।
तो 1 2 3 4 पॉइंट हमारे हो गए। पांचवा पॉइंट हमारे पूंजी की कमी है। अब पूंजी की कमी होगी तो भाई साहब व्यवसाय स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, और जब व्यवसाय स्टार्ट करने में दिक्कत होगी तो भाई साहब रोजगार तो मिलेगा कहाँ लोगों को, बेरोजगारी तो होगी। तो जनसंख्या का अत्यधिक होना, पूंजी की कमी, आधारिक संरचना का अभाव, पुरानी सामाजिक संस्थाएं हमारी हैं, और शिक्षा का निम्न स्तर। याद रखना, आपको कारण सारे याद रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो 4 पॉइंट देता है और 4 में से 4 पॉइंट देता है और 4 में से 1 पॉइंट मान लो उसका नहीं देता, पूछेगा कि इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है, तो पहले आपको कारण है वो पता चल जाए तभी तो नहीं का पता करोगे ना। तो 3 इसमें से होंगे, 1 बाहर का होगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। तो प्लीज पढ़ लेना ढंग से सारे पॉइंट। जनसंख्या का अत्यधिक होना, आधारिक संरचना का अभाव, पूंजी की कमी, पुरानी सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा का निम्न स्तर। अब बच गए हमारे पास 5। यहाँ पे हमें चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी है और अल्प रोजगार है, जिसके कारण निर्धनता पैदा होती है। क्लियर हो गया। साथ साथ जो हमें योग्य और निपुण उद्यमकर्ता चाहिए थे, उनका क्या चल रहा है, अभाव है, उनकी भी कमी है। योग्य और निपुण उद्यमकर्ता का हमारे यहाँ क्या हो, उद्यमकर्ताओं का हमारे यहाँ अभाव है। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्फीतिकारी जाल है। स्फीतिकारी मैंने 1000 बार बताया हुआ है, जब आपके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की जो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मनी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो हमारी स्फीतिकारी जाल पैदा है। तो स्फीतिकारी जाल के अंदर गुड्स एंड सर्विस की जो कीमतें वो बहुत बढ़ रही है, और ये भी निर्धनता का ही एक कारण है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, यानी हमारा जो नेशनल जो आप जब जीडीपी एंड ऑल निकालते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, या जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो जो नेशनल प्रोडक्ट का अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका भी क्या हमारा निम्न स्तर है, क्योंकि जितना ज्यादा हो ना तो उतना अच्छा ग्रोथ होती है कंपनी, बट ये तो कम है, तो यहाँ दिक्कत है। साथ साथ विकास की कम दर, यानी जो हमारे यहाँ जो रेट है, जो है ना ग्रोथ का जो रेट है, वो भी क्या हमारे यहाँ कम है। समृद्धि का जो दर है वो कम है, ग्रोथ का दर जो है हमारे क्या है, कम है। तो अभी ये तो कोई पॉइंट्स मैंने आपको प्रॉपर हम एक्सप्लेन नहीं करते इनको, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही खत्म कर लेंगे इन पॉइंट्स को, कि ज्यादा कठिन पॉइंट्स हमारे पास है नहीं। पहले क्या होता था, जब आपको लिखना पड़ता था तो हम इसको एक्सप्लेन करते थे प्रॉपर कि इसमें क्या चीज आप बोल सकते हो, बट अब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए इजी हो गए, बट थोड़ा सा दिक्कत भी है कि आपको 10 के 10 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू होना दिक्कत कर सकता है। तो एक बार फटाफट से रिपीट करो इसी वाले पॉइंट्स को। जनसंख्या अत्यधिक होना, आधारिक संरचना का अभाव, पूंजी की कमी, पुरानी सामाजिक संस्थाएं, चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव, स्फीतिकारी जाल, राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, विकास की दर भी कम है, और शिक्षा का निम्न स्तर। क्लियर हो गया। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर को अभी खत्म कर लेते हैं। तो बच्चे अब देखो आगे देखिए। अब हमारे पास है भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए जो नीतियां बनाई गई, जो कार्यक्रम बनाए गए थे, यानी निर्धनता उन्मूलन या निर्धनता निवारण जो कार्यक्रम थे वो कौन कौन से थे। ठीक है ना। तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 6 7 तो ये वाले हैं। ठीक है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, इसके अंदर अभी 2 और है ना। तो 4 4 8 और 7 हमारे हुए 15। तो 15 हमें पढ़ने पड़ेंगे, बट पहले उससे पहले को समझ लेते कौन सी चीज कहाँ पे है। तो भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए जो नीतियां थी, जो कार्यक्रम थे, ठीक है, वो नीचे आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी निर्धनता उन्मूलन या निवारण कार्यक्रम। क्लियर। तो अभी हम दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो कितने तरह के दृष्टिकोण के बेस पे इसको देखा गया। तो पहला दृष्टिकोण ये था जिसके बेस पे कार्यक्रम बनाए गए। दूसरा दृष्टिकोण इनके ऊपर डिपेंड करता था, मतलब इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया दूसरे में। और तीसरा दृष्टिकोण जो था वो इस चीज के ऊपर था। डन। तो पहले दृष्टिकोण में क्या किया गया, परिवारों तथा व्यक्तियों को रोजगार सृजन उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। यानी लोगों को बोला जा रहा था कि आप क्या करिए, आप रोजगार सृजन उद्यम स्थापित कीजिए, नहीं एक उद्यम स्थापित करिए, ठीक है ना, एक अपना व्यवसाय स्थापित करिए और उसमें रोजगार के अवसर मतलब निकालो। ठीक है, ताकि तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हें तो देखो पैसा, तुम्हारा रोजगार है, तुम्हें तो बेनिफिट मिलेगा, साथ में क्या और लोगों को काम भी मिल जाएगा। तो पहला जो दृष्टिकोण था ना, पहले दृष्टिकोण में क्या लिखा हुआ, परिवारों तथा व्यक्तियों को रोजगार सृजन उद्यम स्थापित करने के लिए क्या करना, वित्तीय सहायता देना, यानी पैसों की फॉर्म में सहायता प्रदान करना उनके। क्लियर हो गया। जबकि जो दूसरा था उसमें स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SGS, ठीक है ना, सॉरी SHGS, ठीक है ना, इसको क्या किया, बनवाया गया था।
ठीक है, थोड़ा याद रखना। देखो इंग्लिश में बोलना काफी आसान हो जाता है, बट दिक्कत ये है कि ये हिंदी है, फिर इसको क्या नाम है, इसको इंग्लिश में क्या है, शॉर्ट फॉर्म रखी गई है। ठीक है, बट आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश वालों के लिए बढ़िया होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो बोल लेंगे एस एच और जी, है ना, वो तो आराम से पढ़ लेंगे। बट आप भी प्लीज याद रखिए स्वयं सहायता समूहों को गठित करना, ये इनका फोकस था यहाँ पे। और दूसरा स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में, आप यहाँ पे लिख लेना, शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, बचतों को एकत्र करके यानी जितनी भी सेविंग हो रही थी उनको इकट्ठा किया और फिर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया गया था। यानी फिर पहले तो बचत को एकत्र करो और उसके बाद लोन देने पे क्या किया गया था, यहाँ पे फोकस किया गया था, उनको प्रोत्साहित किया गया था, मोटिवेट किया गया था इस चीज के लिए। क्लियर? दोबारा देखिए ध्यान से, पहले वाले में क्या बोला मैंने, परिवारों व्यक्तियों को रोजगार सृजन उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरे में कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बनाओ। और स्टार्टिंग में जो स्वयं सहायता समूह, ये जो समूह होते थे इनका जो काम था वो ये मेन चीज ये थी कि बचत को ये एकत्र करते थे, फिर परस्पर आपस में क्या करते थे, उधार प्रदान करते थे जिनको जरूरत होती थी। क्लियर? और तीसरा जो था ना, रियायती दरों पर यानी सही दरों पर, अच्छे दरों पर खाद्यान्न हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता के द्वारा न्यूनतम आधारिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी जो बेसिक चीजें है ना उनको क्या कराना, पूरा करवाना। क्लियर है? यानी इस तीसरे दृष्टिकोण का जो फोकस था वो था उपभोग को पूरा करना आप पूरा लिख सकते हो, उपभोग को पूरा करना, रोजगार सृजन करना, रोजगार को बढ़ाना, और निर्धनों के रहने के जो स्तर है ना उसको बढ़ाना, उसको अच्छा करना। तो ये तीन तरह के दृष्टिकोण थे। बात समझ में आ गई? कभी भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो इनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, तो पहले ये तो पता चले कि किसके अंडर ये आ रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम एक एक के अंदर छोटी छोटी चीजें, एक एक नंबर के पॉइंट के हिसाब से फोकस जो रहेगा हमारा वो वहां रहेगा कि एक एक नंबर के पॉइंट हमें कैसे कैच करने इनके अंदर से। टोटल 15 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर 2 है ना, तो हमें सारे एक एक नंबर के पॉइंट यहाँ से निकालने हैं इसी के बाद, इसी वीडियो में। ठीक है ना? तो ध्यान से प्लीज सुन लो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये परिवारों व्यक्तियों को रोजगार सृजन उद्यम स्थापित करने के लिए क्या करते, वित्तीय सहायता प्रदान की। यहाँ पे स्वयं सहायता समूहों को गठित करने की बात की, और स्टार्टिंग में ये समूह होते थे क्या करते थे, बचत एकत्र करके परस्पर उधार देते थे। यहाँ पे लोगों को रियायती दरों पर यानी सही दरों पर खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता के द्वारा न्यूनतम आधारिक जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध करवाना। यानी बेसिकली इसमें जो ध्यान था ना वो कहाँ केंद्रित था, उपभोग को पूरा करवाना, उनकी कंजम्पशन को पूरा करवाना, उसके अलावा रोजगार का सृजन करवाना, बढ़ाना उनके अवसर, उसके अलावा निर्धनों के रहने के स्तर को बढ़ाना। डन? इसके अंदर जो 4 है उनका नाम देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं साथ साथ में सारे। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसमें आ गया PMRY। उसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, आपको ये याद रखना है प्लीज। ठीक है ना? नोट डाउन भी करते रहिए, चार्ट बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि किसके अंदर कौन सी वाली है। आगे तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, REGP। ठीक है ना? REGP, अगर आप इंग्लिश में अगर नाम लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो नाम। ठीक है? आप नेट पे सर्च कर लीजिए या फिर, ठीक है ना, मैं बोल देता हूं, अगर आपको समझ में फटाफट से आ जाता है तो लिख लीजिए। पहले वाले का मतलब है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इंग्लिश में वैसे ही है, तीसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, और उसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है ना? तो इसमें वही है, प्राइम मिनिस्टर, PM, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, सृजन, और कौन सा है, सृजन मतलब जनरेशन, और P मतलब हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है? योजना प्रोग्राम एक ही में आ रहा है। ठीक है ना? कार्यक्रम। तो 4 जो है इसके अंदर रखे हुए हैं। डन हो गया? उसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो दृष्टिकोण था उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसके अलावा जो दूसरा था वो है राष्ट्रीय ग्रामीण, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है ना? ये उसका है। और उसके अलावा फिर तीसरा जो है वो ये वाला है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है ना? यहाँ पे बस क्या जाएगा, शहर के लिए नेशनल लग जाएगा, बाकी तो सेम, शहर के लिए सॉरी अर्बन लग जाएगा, बाकी सब सेम है। ग्रामीण मतलब रूरल एरिया, शहर मतलब अर्बन एरिया, तो यू यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो उसका मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा, NULM। इसके अंदर हमारे पास 7 है। ठीक है? जिसमें पहला है आपका सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, PDS,
जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं बोलना क्या चाहता हूं, आपको तो सिर्फ हिंदी में नाम याद रखना और उनके शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, इंग्लिश से आपको कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी सुन लो, ठीक है, सुन सकते हो जहां जहां बोल रहा हूं। तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा, दोपहर का मध्यावकाश भी बोल सकते हो, दोपहर का या फिर मध्यावकाश भोजन योजना, ठीक है ना। मिड डे मील योजना थी आपकी, मिड डे मील स्कीम जो आई थी, ठीक है ना। मिड डे मील स्कीम के बाद एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, ये था। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, फिर है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, और लास्ट है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो अभी आपका खाते वाते खुलवाए थे ना, उसी से रिलेटेड। डन है ना। तो ये आपके सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं अब आपको समझाने वाला हूं एक एक करके। तो पहले प्लीज ये चार्ट बना लीजिए, कि मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं कि ये थोड़ा गोल गोल हो जाते हैं, बट अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर 4 है, इसमें भी 4 है ठीक है ना। 2 तो आसान से, राष्ट्रीय ग्रामीण वाले, और फिर महात्मा गांधी मनरेगा जो है, मनरेगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये भी यहीं पड़ा हुआ है। लास्ट हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। साथ के साथ हमें यहाँ पढ़नी है, 4 यहाँ पढ़ने, 4 यहाँ पढ़ने, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक एक करके। पहले जो दृष्टिकोण था उसके 4 उठा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पार्ट है ना, अब देखो हम क्या करें, वो योजनाएं सारी एक एक नंबर से भी मतलब कवर करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, मैं इसको 1 नंबर वाली वीडियो में भी जोड़ूंगा, इसी वाले को ही, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर वाली वीडियोस में भी आएगा सब कुछ, और यहाँ पे भी आएगा। डन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सारी योजना हमने पढ़ना था, 3 दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब पहले से आपको एक एक करके सारी पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ कब हुआ था? 1993 में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग जो कमीशन था उसने इसको क्या किया था? लागू किया था, यानी KVIC, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था? इसको लागू किया था। किसने किया था? KVIC ने इसको लागू किया था, जिसकी जो फुल फॉर्म है बच्चा, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है ना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे। और इसका जो उद्देश्य था वो था शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना। बेटा ये बुक में लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना, जबकि अगर मुझे जहां तक नॉलेज मेरे को याद है, ये PMRY जो थी वो ग्रामीण के लिए थी, ठीक है, यानी रूरल एरियाज के लिए थी। और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो शहर या छोटे जो कस्बे टाउन टाइप के होते हैं, उनके लिए क्या था? ये योजना थी, ठीक है। बड़ी बुक में प्रिंट जो है इस बार, वो जो लेटेस्ट बुक है उसमें ये है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए ये था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामेबाजी हो सकती है, दोबारा बोल रहा हूँ। आरंभ हुआ था 1993 में, KVIC यानी KVIC ने इसको क्या किया था? लागू किया था, क्लियर। यानी खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रामीण होना चाहिए था, और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये स्वरोजगार सृजित करने की बात हुई थी। डन। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में, ग्रामीण वाला पॉइंट भी याद रख लो, ठीक है, क्या पता कहीं काम आ जाए, ठीक है। बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जो लगेगा बता देना, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। प्लस ये तो सही है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये पॉइंट सही है। ये वाला शिक्षित बेरोजगारों को, जो बेरोजगार युवा थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको क्या करना? रोजगार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख और अन्य क्रियाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाता था, ठीक है। मैंने ऐसे में जानबूझ के इसलिए लिखा, ऐसे में पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, मैंने बहुत सारे वो हैं योजनाएं हैं, कितना याद रख लोगे, तो ऐसे में आपको काफी आसान होने वाला है। डन। पॉइंट नंबर 2, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY की अगर हम बात करते हैं, तो ये आरंभ हुआ था 1 दिसंबर 1997 को, उसको शुरू किया गया था। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? शहरी बेरोजगार जो तथा अल्प रोजगार जो लोग थे, उनका स्वरोजगार देना या फिर मजदूरी रोजगार प्रदान करना। देखो ध्यान से वर्ड पढ़ना, ये शहरों के लिए थी, स्पेशली शहरों के लिए ये वाली थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, क्लियर है। आरंभ 1 दिसंबर 1997 में हुआ था। इसमें जो है शहरी जो बेरोजगार होते थे या जो अल्प रोजगार लोग होते थे, उनको या तो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डलवाना, या तो मजदूरी वेतन वाला रोजगार नहीं, जिसमें दिहाड़ी मजदूरी कर करके वो काम वाम करके पैसा कमा सकते थे, वो वाला काम करा, या तो खुद का बिजनेस स्टार्टअप करवाता, या तो मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करेगा, क्लियर हो गया। इसमें नेहरू रोजगार योजना, एक वाली योजना, और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को क्या किया था?
मिला दिया गया था, यानी इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाया, योजनाएं जो तुम्हारी थी, और इनको मिला करके किसको किसमें शामिल बना दिया गया, शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बना दी गई थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये दोनों खत्म हुई, इन दोनों को मिला करके मर्ज करके ये कर दिया गया। ठीक है ना, इसी में ही, चलो तो इसी में इसको मिला दिया गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके अंतर्गत दो योजनाएं शामिल होती है, पहला स्वरोजगार शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और दूसरा मजदूरी वाला यानी शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, ये दोनों इसके अंदर आती है। ठीक है, वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। खर्च क्या था इसके अंदर, जो भी कार्यक्रम पे कुल खर्चा होता है उसका केंद्र सरकार 75% तो खुद उठाती है और राज्य सरकार कितना उठाती है, 25% उस खर्चे का जो भार है राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा, और 75% जो खर्चा वो कौन करता है इस कार्यक्रम का, केंद्र सरकार करती है। क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 दिसंबर 1997 को ये स्टार्ट हुआ था। शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार जो लोग थे, शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार जो वाले लोगों को स्वरोजगार तथा अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ये था। इस वाली योजना में इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया था। कौन कौन सी, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को मिला दिया गया था। इसके अंतर्गत दो योजना शामिल होती है, एक तो स्वरोजगार वाली और दूसरी कौन सी, मजदूरी यानी वेतन वाली। क्लियर हो गया। कोई भी जो भी खर्चा इस कार्यक्रम पे योजना पे होता है उसका 75% केंद्र सरकार करती है और 25% जो है वो राज्य सरकार करती है। देखो, इससे ऐसे पढ़ने में काफी आसान हो जाएगा, और 1 नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता ना तो आप कभी छोड़ के भी नहीं आओगे। क्लियर है ना, तो प्लीज इसे नोट डाउन करिए, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में कर सकते हो, और आप यहाँ पे ना एक लाइन भी खींच सकते हो इधर भी ऐसे करके। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4 योजना खत्म, बात तो समझो ना। और हमें टोटल कितनी सारी योजना करनी है आपको पता ही है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखो, हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, REGP, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसकी बात करते हैं। आरंभ 1 अप्रैल 1995 यानी 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को उसको आरंभ किया गया था। किसने किया था, वही KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, वही है सेम, तो आप लिख लीजिए। उद्देश्य क्या था, जो छोटे शहर होते हैं या जो गांव होते हैं ना, उसमें स्वरोजगार सृजित करना। छोटे शहरों तथा गांव में क्या करना, स्वरोजगार सृजित करना। स्वरोजगार है यहाँ पे भी, खुद का करना है। ठीक है ना, और इसके लिए आपको कितने तक का पैसा मिल जाएगा, 25 लाख का ऋण मिल जाता है। किसको, ग्रामीण शिल्पकारों को, यानी जो उद्यमी होते थे ग्रामीण, उनको 25 लाख रुपए तक का क्या मिल रहा है, यहाँ पे लोन मिल जाता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। क्लियर है, ये तो बहुत आसान सा था, 3 पॉइंट खुला इसमें। ऐसी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका आरंभ 2008 में हुआ था। इसको भी KVIC, ठीक है ना, प्लीज पूरा नाम लिख लेना, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने ही इसको भी लागू किया था। इन 3 तो वही है, सेम है ना। उद्देश्य क्या था, अगर आप विनिर्माण उद्यम में जाते हो, यानी जो आपका जो इंडस्ट्री टाइप का वाला जो होता है ना, कौन सा वाला, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ये सब करना जो भी होता है, ठीक है, अगर आप इसमें जाते हो तो 25 लाख तक की सहायता आपको मिल जाती है। और अगर सेवा क्षेत्र में अगर उद्यम स्थापित करते हो, आप सर्विस सेक्टर में करते हो, तो 10 लाख रुपए तक की आपको सहायता मिलती है। क्लियर हो गया। सेकेंडरी में करोगे तो 25 लाख का। थर्ड सेक्टर जो आपके जो तीसरा सेक्टर होता था, उसमें अगर आप करोगे, सेवा क्षेत्र में अगर करोगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र को, जो टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर है, उसमें अगर आप करते हो तो क्या होता है, 10 लाख रुपए तक की आपको सहायता इसमें मिल जाती है। क्लियर है, काफी आसान लग रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो भी कर लीजिए। मैं इस वीडियो को मैं 1 नंबर की वीडियो के साथ जोड़ूंगा जरूर, मैंने बोल दिया। पहले मैं 1 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको भी वही मर्ज कर दूंगा, ताकि वहां पे भी आप पढ़ सको, और यहाँ पे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो जो यहाँ पे पढ़ लेगा उसको वहाँ 1 नंबर वाली वीडियो में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, बट जो यहाँ नहीं लिख रहा है बेटा, वो 1 नंबर वाली वीडियो में लिखेगा, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। चलो इसको लिख लीजिए फटाफट से। तो अब आगे देखिए, हमने पहले दृष्टिकोण के 4 हमने खत्म कर लेते हैं, अब दूसरे दृष्टिकोण के भी 4 ही है, ये भी खत्म कर लेते हैं। उसका तीसरे दृष्टिकोण के बच जाएंगे, और ये फिर मैक्सिमम खत्म। ठीक है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हमारी 5वीं योजना, SGSY, इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1999 में, यानी 1999 में इसको आरंभ किया गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है, उद्देश्य जो था ना इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करना, गांव में निर्धनता को दूर करना। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कौन सा वाला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि पहले से लागू की गई जितनी भी स्वरोजगार योजनाएं थी उन सबको शामिल कर दिया गया। देखो हुआ क्या था, आरंभ अप्रैल 1999 में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करना, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी पहले विकास कार्यक्रम या जो भी क्या नाम है प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चल रहे थे ना स्वरोजगार से रिलेटेड,
उन सभी स्वरोजगार योजनाओं को इसमें शामिल कर दिया उठा करके, उन सबको हटा करके ये लेके आ गए। क्लियर। इसके अंतर्गत गांव में स्वयं सहायता समूह को स्थापित किया गया, यानी छोटे छोटे जो है स्वयं सहायता समूह बनाए गए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGS ये बनाए गए थे इसके अंदर। 2011 में SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित कर दिया गया था। इसको किसमें कर दिया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित यानी रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था इसके अंदर। और बाद में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड यही है, इसका दूसरा नाम सिर्फ आजीविका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आजीविका भी कहते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं उस पॉइंट को। इसे आजीविका भी कहते हैं। इसको छोटे छोटे चरण में इसको क्या है इंप्लीमेंट किया गया था। पहले प्रथम चरण में 2012-13 में इसको लागू किया गया था 150 जिलों में। उसका 14-15 में 150 और जिलों में इसको लागू किया गया। और उसके बाद पूरे भारत में, पूरे देश में इसको लागू किया गया था। 16-17 में पूरे में एप्लीकेबल हो गया था। क्लियर है। पहला 2012 150 जिलों तक सीमित थे, फिर 14-15 में 150 और जिलों तक आया ही, फिर 2016-17 में पूरे देश में ये एप्लीकेबल हो गया था। अनुमान ये लगाया गया, इसमें अनुमान ये लगाया गया था कि 90 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के अवसर इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। तो 90 लाख से ज्यादा लोग से क्या है इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं, इस टाइप का अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है ना। आगे नाम बदलकर इसको भी वही दीनदयाल अंत्योदय योजना या दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था, क्योंकि ये आया फिर उसके बाद ये कन्वर्ट इसमें आ गया था, ठीक है ना। तो यहां तक उतार लीजिए एक बार। डन। उसके बाद आया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। ग्रामीण के बाद क्या है अब शहरी है, यानी अर्बन एरियाज। अब शहरी वाले में क्या बोला हुआ है कि इसका आरंभ जो हुआ था वो 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में इसका आरंभ हुआ। उद्देश्य था कि जो शहरी निर्धन होते हैं ना उनको बैंक ऋण पर क्या देना? सब्सिडी देना। सहायकी मतलब होता है ब्याज, सहायकी मतलब इंटरेस्ट में थोड़ा सा क्या देना? सब्सिडी यानी छूट प्रदान करना, ठीक है ना। जैसे अगर मान के चलो इंटरेस्ट मान लो 15% है, तो 7% से 15% के बीच में जो एक्स्ट्रा जो है उस पर क्या आपको क्या मिलेगी? छूट मिलती थी, ठीक है ना। यानी आपको यहाँ पे 8% के आसपास तक क्या मिलेगी? यहाँ पे सहायकी मिल सकती थी। तो देखो क्या लिखा है 2013 में आरंभ हुआ। शहरी निर्धन को बैंक ऋण पर ब्याज सहायकी मिली दी गई। इसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए, यानी जो अपना खुद का करे या सामूहिक अगर कोई उद्यम स्थापित कर रहा है और वो बैंक ऋण लेना चाहता है तो बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज दर पर, यानी अगर आपका ब्याज दर 7% से अधिक है तो ही ये ब्याज सहायकी आपको मिलती थी, ठीक है ना। अब कितनी मिलेगी? वही मैंने बताया, जहां तक अनुमान है कि जैसे मान लो 12% का डेट तो 7-5-12 यानी एक्स्ट्रा 5%, तो उस पर आपको ब्याज सहायकी मिल जाती है, ठीक है ना। 5% पे जो 5% मिल रहा है, ठीक है ना। तो ब्याज सहायकी कब मिलेगी? जब 7% से आपका क्या अधिक ब्याज दर वाला आपका ऋण है तो, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट 7% से ज्यादा, अगर ऐसा वाला अगर आपने लोन लिया जिसमें 7% से ज्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आपको ब्याज सहायकी मिलती थी। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज सहायकी यानी सब्सिडी आपको मिलेगी। फिर आया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। आरंभ 2005 में हुआ, ठीक है ना। नरेगा सुना होगा आपने, वही। तो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंदर 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, यानी आपको 100 डेज का रोजगार आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। ये बोला गया था एक साल में कि आपको 100 यानी 100 दिनों का 100 डेज का क्या न्यूनतम अवधि के लिए आपको रोजगार मिलेगा। न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, ये उसका उद्देश्य था। यहाँ पे उद्देश्य लिख लेना, उद्देश्य लिखना रह गया, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। अनुमान यह था कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित यानी जिनको बेनिफिट मिला है उन लोगों की संख्या 2018-19 में 5 करोड़ के आसपास लगभग लिखा हुआ है 5 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी 5 करोड़ से या 5 करोड़ के आसपास जो लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। और कोई बोलेगा अगर ये नरेगा या मनरेगा जो भी किस मनरेगा या नरेगा किस सिद्धांत पर आधारित है, आप बोलोगे काम के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? काम के सिद्धांत पर आधारित है। डन है। जबकि ये वाला किस पे था? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के यानी स्वयं सहायता समूह के आधार पर क्या के सिद्धांत पर आधारित था ये वाला,
ठीक है, ये किस पे, काम के सिद्धांत पे, ठीक है ना। तो 4 और 4 8 होते हैं, ठीक है, बड़ा ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है, अजीब चीजें हैं सारी सच में। तो आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो पहले दृष्टिकोण में 4 करें, दूसरे में भी 4 कर ले, दो दूसरे दृष्टिकोण में, ठीक है। अब हमारा तीसरा दृष्टिकोण है जिसमें मैंने 5 तो लिख दिए हैं, 2 और रह गए हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा और है, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, फिर खत्म ये चैप्टर, क्लियर ना। तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। सिर्फ यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे से हैं, अब कुछ नहीं बचा खास। इसको पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। आरंभ हुआ था 1947 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको स्थापित किया गया था, मतलब ये शुरू किया गया था इसको, क्लियर है। उद्देश्य क्या था इसका, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। आवश्यक जो वस्तु है उनके सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। 1992 से पहले, सॉरी 1992 में इसे क्या कर दिया था, परिवर्तित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इसका नाम कर दिया गया था। तथा फिर 1997 में दोबारा से इसको एक और नाम दिया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया और फिर दोबारा पुनः लागू किया गया इस नाम से, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, क्लियर है। मैंने क्या बोला, आरंभ 1947 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उद्देश्य क्या था, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। 1992 में इसे परिवर्तित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कर दिया गया और 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित, यानी पुनः लागू, उसके बाद पुनर्गठित किया गया, यानी रीऑर्गेनाइज किया गया से पुनर्गठित, तथा पुनः क्या किया गया, लागू किया गया, क्लियर है। चलो चलो इसके अंतर्गत रियायती दरों पर, यानी जो अच्छी खासी छूट आपको मिल जाती है इसमें, तो रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानें क्या की, स्थापित की गई। रियायती दर मतलब जो सही दर हो, ठीक है, ज्यादा हाई फाई दरें वाले नहीं मिलेंगे आपको, सही रेट पे कम दरों पे सामान मिल जाएगा। कौन सा, जो जरूरी वस्तुएं होती है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जैसे गेहूं चावल टाइप की चीजें आपको सही रेट पे आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, क्लियर है, यानी बिल्कुल कम दर पे। तो इसके अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की गई थी। भारत में जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो है, वो इस प्रकार का पूरे विश्व में सबसे बड़ा तंत्र है। तंत्र मतलब नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क लिख सकते हो आप, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क है ये पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अनुसार, और अगर हम राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा पोर्टल है, ठीक है, उसके अनुसार अगर देखें तो 2020 तक 5 लाख से अधिक दुकानें ओपन कर दी गई है, और जिससे 77 करोड़, लगभग 77 करोड़ लोगों को, ठीक है, जो लाभान्वित लोग हैं उनको आवश्यक खाद्यान्न यानी गेहूं चावल और मोटा अनाज की पूर्ति की गई है। क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, 5 लाख से अधिक दुकानें, ये आपको कहां मिल जाएगा, ये इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी आपको, इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल में मिल जाएगी। 2020 तक का डेटा वहां पे बोला गया है, और उसके अनुसार उन्होंने बोला कि 5 लाख से अधिक दुकानें वहां पे क्या है, ओपन की गई है भारत में, और 77 करोड़ से मतलब लगभग 77 करोड़ के आसपास लोगों को आवश्यक खाद्यान्न गेहूं चावल मोटा अनाज की पूर्ति की गई है, ठीक है। और कोरोना काल में तो आपको पता ही है काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। चलो एक उसके बाद अगला पॉइंट है दोपहर का मध्यावकाश भोजन योजना। ये सभी को पता होती है इस योजना के बारे में, मिड डे मील योजना बोलते हैं ना, ये मिड डे मील वाली है, ये जो स्कूलों में खाना मिलता है ना दोपहर का बच्चों के लिए, वो ये वाली है, ठीक है। तो आरंभ 1995 में हुआ था, 1995। इसको क्या विद्यालय भोजन योजना भी कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, विद्यालय भोजन योजना भी कहते हैं, ठीक है। 1995 में ये आया था, तो 1995 में इसको लागू किया गया था, विद्यालय भोजन योजना कहते हैं इसे। उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी जो नेशनल लेवल पर विद्यालयों के छात्रों को बेहतर पोषक भोजन प्रदान करना, यानी एक टाइम का दिन के टाइम पे जो होता है पोषक खाना मिलेगा, जैसा आपको होता है उसमें दलिया खिचड़ी और चने एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या आपको जो भी आपको मिलता है मिड डे मील में, ठीक है, वो ये है, छोटे बच्चों को भी दिया जाता है ना, वो यही था। 2020 तक इसमें भी ये बोला हुआ है कि 2020 तक 11.59 करोड़ छात्रों का नाम इसमें था, किसके अंदर, जो दिन का भोजन लेते हैं स्कूल में उनका नाम था उसमें, ठीक है ना। तो ये 5वीं क्लास तक के या 6ठी क्लास तक के बच्चों को मिलता है, या फिर 8वीं तक का, ये आपको पता होना चाहिए जहां तक है, ठीक है, 5वीं क्लास तक के बच्चों को मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। तो
तो ये मिड डे मील उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पोषक खाना उनको दिया जाता है स्कूलों में। क्लियर ना? 2020 तक 11.5 करोड़ छात्रों का नाम इस मिड डे मील की योजना में नामांकित था, यहाँ पे इनका रजिस्टर्ड था नाम। ठीक है ना? चलो, एकीकृत बाल विकास सेवाएं ये 1975 में आरंभ की गई थी। 1975 में ये एकीकृत बाल विकास योजनाएं शुरू की गई थी। आगे उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य था, 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चे होते हैं उनको उनके पोषण और स्वास्थ्य की यहाँ पे क्या की जाती है, स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चे होते हैं के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए ये लाया गया था। साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो दूध पिलाती बच्चों को स्तनपान कराने वाली होती है, ठीक है, उन माताओं को भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो 0 से 6 साल के बच्चे तो थे ही थे, साथ में गर्भवती जो और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है उनको भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था इस योजना के अंदर। क्लियर? तो काफी अच्छी योजना थी ये वाली, और 1975 में इसका आरंभ किया गया था। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से पता चल रहा है छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। आरंभ दिसंबर 2000 में किया गया था। उद्देश्य क्या था, सड़क संपर्क स्थापित करना। यानी आपको पता है, देखो जो पहाड़ी इलाकों में रहता होगा, आई थिंक उनको तो ज्यादा ही पता है, या फिर ऐसे इलाकों में जो बिल्कुल ही अंदर मतलब गाँव कस्बों में रहते हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी है, तो वहाँ इनका काम क्या था, सड़कें बनाना, ताकि क्या जरूरी आवश्यकता के सामान वहां पहुंचाया जा सके, लोग आ जा सके, है ना, सब कुछ थोड़ा सहज करना, मतलब सरल करने की कोशिश की गई थी उनकी जिंदगी को। तो सड़क संपर्क क्या किया था, स्थापित करना। इसके कारण जो उत्तर पूर्वी भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन था, उसमें जीवन शैली तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ था। ठीक है, इसके कारण जो उत्तर पूर्वी भारत में जीवन शैली तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ था। ठीक है, लास्ट हमारा है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। 2001 में इसको लागू किया गया था। 2001 में उद्देश्य था स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना। क्या करना, स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। डन। आरंभ कब हुआ था, 2001 में इसको शुरू किया गया था, और स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यानी क्या, यानी जो लोग झुग्गियों में रहते थे उन लोगों के लिए घरों का निर्माण करना, और निर्मल, इसको याद रख लेना, निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उनको सामूहिक शौचालय प्रदान करके, ठीक है, स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान किया गया था। कैसे स्वस्थ शहरी वातावरण कैसे मिला था, झुग्गिया वालों के लिए घर, और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उनको सामूहिक शौचालय, जिसमें जो जिसका यूज हर कोई कर सकता था, ऐसा उनको शौचालय बना के दिए गए, ताकि स्वस्थ शहरी वातावरण उनको प्रदान किया जा सके। क्लियर है? 13 हो चुके हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की बैंड बजाना आवश्यक है। तो आगे देखिए, अब लास्ट के 2 पॉइंट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पॉइंट नंबर 14। ठीक है ना? उद्देश्य क्या था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, विधवा है, या अक्षम लोग हैं, यानी जो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, उस टाइप के जो लोग हैं, काम नहीं कर सकते, यानी कोई ना कोई दिक्कत है उनको, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको सहायता की जाती है, और जिनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की पहले पहचान की जाएगी, उनकी सहायता की जाती है। कैसे, सरकार पेंशन देती है। क्या देती है, पेंशन, यानी कुछ उनके क्या, उनको पैसा देती है जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, है ना, जीवन यापन कर सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं, इसके बारे में हर किसी को पता है। ठीक है, इसमें देश के जो निर्धन लोग होते हैं, ठीक है, को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि आप अपना बैंक खाता खोलो। इससे एक तो उनकी बचत की आदत पड़ेगी, उनको बचत की आदत क्या बनेगी उनकी, और दूसरा जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो पैसा होता है ना, ठीक है, क्या लाभ होता है या कोई सहायकी होती है, नहीं जो सब्सिडी होती है, वो तुरंत उनके बैंकों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण हो जाएगी। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता ना, बिचौलिए बीच में से कुछ ना कुछ खा जाते थे, ठीक है ना, और कुछ लोगों तक तो सहायता पहुंचती भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, निर्धन लोगों के बैंक खाते खुलवाए, और एक तो उनको बचत की जो आदत है वो लग जाएगी, ये बेनिफिट दिया गया है, ठीक है ना, ये सोचा कि वो बचत करेंगे पैसा। और दूसरा, जो सरकारी योजनाओं को लाभ होता है या कोई सब्सिडी सहायकी होती है, उसको बैंकों में डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि तुरंत सरकार से पैसा कहाँ मिले, लोगों के पास आए। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक धारक जो होता है उसको 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की बात की गई, और 30,000 का क्या, जीवन बीमा रक्षा का अधिकारी है, ये बोला गया कि जीवन बीमा रक्षा कितना, क्या 30,000 का अमाउंट रहेगा, और अगर दुर्घटना होता है तो वहां पे क्या 1 लाख रुपए तक का बीमा आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस बोला गया है। तो यहां तक तो हो गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से याद करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। डन। लास्ट का जो पोर्शन है उसको खत्म करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
तो आगे देखिए फटाफट से, ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। निर्धनता उन्मूलन की नीतियों तथा कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसको पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल असेसमेंट किया गया, ठीक है, किसका, जो निर्धनता जो उन्मूलन यानी निर्धनता को हटाने के लिए जो योजना लाई गई, जो कार्यक्रम लाया गया, उनका असेसमेंट देखो किस तरह से क्या क्या रहा। पहला, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी, यानी थोड़ा सुधार तो हुआ है भाई साहब, इतने सारे कार्यक्रम अगर इंप्लीमेंट करोगे तो सुधार तो होगा ही होगा। तो निर्धनता रेखा से जो नीचे रहते थे लोग, उनके प्रतिशत में कमी देखने को मिली। 1973-74 में 46% जो जनसंख्या थी वो निर्धनता रेखा से नीचे रहती थी, जबकि 2011-12 का जो आंकड़ा उसके अकॉर्डिंग 21.9% लोग ही निर्धनता रेखा से नीचे हैं। क्लियर हो गया। अभी लेटेस्ट डेटा आना बाकी, आपको पता है, ठीक है ना। तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी 1973-74 में 46% थी और 2011-12 में 21.9%। तो इसका मतलब सुधार तो हुआ है, ठीक है। मैं लेटेस्ट डेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि 10 सालों में जो भी जनगणना होती है, ठीक है, वो डेटा भी बनेगा, सब कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ अपडेट होगी बच्चा, ये अपडेट होंगे सारे, ठीक है ना। तो आपके लिए तो यही रेट है, जो अभी पढ़ रहे हैं सबके लिए यही रेट है, सारे एप्लीकेबल, ठीक है, जितना भी दिया हुआ है। और मजदूरी दर में वृद्धि, यानी मजदूरी जो वेतन का जो दर था, रेट था, वो भी बढ़ा, यानी अच्छा थोड़ा बहुत तो देखो अच्छे परिणाम तो निकले, मगर फिर भी निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी यानी इन जो नीतियां प्रोग्राम थे, इनकी विफलता के कारण जो है ना वो निम्नलिखित है, यानी इन कुछ क्या बहुत कुछ है ये तो, ठीक है, इन बहुत सारे जो कारण है, इनके कारण क्या हुआ, जो निर्धनता है ना लगातार अभी भी क्या है, बढ़ती चली जा रही है। अब देख लेते हैं ये क्या क्या हमारे पास। पहला, जो कर्मचारी गण थे, यानी जिन लोगों को ये काम सौंपा गया था कि आप यहाँ इस टाइप में, मतलब यहाँ पे बैठाया गया था कि तुम इस तरह से इसको बांटोगे, नीतियाँ इनको लागू, मतलब लागू जो सरकार ने करी है, इनको ढंग से इसमें सहायता प्रदान करोगे, इससे वो जो सहायता है लोगों तक मतलब पहुँचाओगे। इसमें ड्रामाबाजी ये हुई कि इन्होंने अपना काम ना ठीक तरीके से तो भाई किया ही नहीं, यानी कर्मचारियों ने अपना काम ठीक तरीके से संपन्न नहीं किया है, प्रभावी ढंग से इफेक्टिव मैनर में काम ही नहीं करा, मर्द धर के काम कर रहे थे बेचारे, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यानी जो इफेक्टिवनेस की जो जरूरत थी ना, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस था, वो था ही नहीं, ठीक है। तो ठीक तरीके से काम संपन्न नहीं करा इन्होंने, कर्मचारियों ने, जो सरकारी कर्मचारी थे, जिनको भी वहां पर अपॉइंट किया गया था इस चीजों के लिए। कर्मचारियों को कार्यक्रमों को चलाने के लिए चलाने वाले जो अधिकारी होते थे, वो निर्धन व्यक्तियों की जगह धनी या शिक्षित और जो साधन संपन्न, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता था, उन व्यक्तियों का समर्थन करते थे। यानी निर्धन व्यक्ति को तो ललकार दिया, दुत्कार दिया, मगर जो पढ़े लिखे इनका तो उन्हीं का समर्थन ये कर रहे थे। दिक्कत यहाँ थी, ठीक है। जो दूर गांव या जो क्षेत्र थे, दूर दराज के क्षेत्र थे, ठीक है, उन लोगों को तो अवहेलना कर दी, उनको तो नजरअंदाज ही कर दिया सीधे। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचना ही कठिन था। क्या था? वहां तक पहुंचना जो था ना, वो क्या कठिन होता था, और सेवाएं पहुंचाना भी कठिन होता था। पहुंचना कठिन तो सेवाएं तो सही बात है, जो है ना, वस्तु सेवाएं पहुंचाना तो और कठिन हो जाएगा। तो इनको तो भाई नजरअंदाज कर दिया कि छोड़ो ना, जाने दो, मर रहे तो मरे, जिए तो जिए। ये ड्रामा हो गया था यहाँ पे। दोबारा देखो, जिन कर्मचारियों को काम सौंपा गया था, उन्होंने अपना काम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से नहीं किया, यानी कुशल और प्रभावी ढंग से संपन्न नहीं किया। नंबर 2, कार्यक्रम को चलाने वाले अधिकारी भी निर्धन व्यक्तियों की जगह धनी, शिक्षित और साधन संपन्न, जिसके पास रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, उनका समर्थन करते थे। दूर गांव, दूर शहरों, यानी जहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता था, उन लोगों को तो बेटा नजरअंदाजी कर दिया सीधा सीधा, ठीक है ना। साथ साथ निर्धन की जो परिभाषा है वो स्पष्ट ही नहीं थी, यानी निर्धन कौन है इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। तो स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है, तो इसके कारण जो गैर निर्धन, यानी जो निर्धन ही नहीं थे ना, उन्होंने इसका फायदा उठाया। भाई साहब, निर्धनता की जो डेफिनेशन तो आपने दे रखी है, निर्धन कौन है, बट निर्धन किसको माने, ठीक है, वो डेफिनेशन ढंग से नहीं है अभी भी डिफाइन। अब जब डिफाइन ही नहीं थी, तो भाई साहब सीधी बात है, गैर निर्धन भी इसका फायदा उठाएंगे। आपको पता है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, जो सरकारी जो सुविधाएं होती है ना, जो कि गरीबों को मिलनी चाहिए, उनका फायदा वो उठा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि गलत एक तरीके से, ठीक है ना। चलो, जो कि देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा तो उत्पन्न करेगा। आगे साख, यानी पैसे की बात कर रहा है। मार्केटिंग यानी विपणन, साख यानी मुद्रा, पैसा की बात कर रहा है। तो पैसा हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, आदि सुविधाएं प्रदान करने वाली जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी, यानी जिन इंस्टीट्यूशन से सरकार ने दरख्वास्त की थी कि यार तुम क्या ना, जो पैसे सप्लाई करते हैं या जो भी है, या फिर मार्केटिंग करते हैं, गुड सर्विसेज एंड ऑल में डील करते हैं, ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं जितनी भी थी, सरकार को उनकी आवश्यकता थी कि वो इसमें सरकार की हेल्प करें।
मगर उनसे विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया, यानी जो जिस समर्थन की उम्मीद थी वो समर्थन इनको प्राप्त नहीं हो पाया था सरकार को। तो ये दिक्कत यहाँ पे भी देखने को मिली है। और आदि मैंने लास्ट में लिखा है एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, भर भर के पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इसके बता दी कि ये दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिली है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, फिर इसका लास्ट में खत्म किया सेंटेंस को, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता तो अच्छी खासी है, यानी देखो सरकार ने जितनी नीतियां बनाई है, बनाई नीतियां सारी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन या कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत तो रही है ना। अब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जैसे जनधन योजना में बैंक अकाउंट खुलवा दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत थी, ठीक है। और एक अच्छी शुरुआत है आगे वाले भविष्य के लिए, क्योंकि सीधा पैसा अगर खातों में जाता तो ज्यादा बढ़िया है ना, सारा बीच का ड्रामा खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के कुछ करना चाहिए। तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता तो अच्छी खासी मिलती है, परंतु सहायता बांटने की जो क्रिया है ना, या प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है हमारे यहाँ, ठीक है ना। जिसके कारण जो गैर निर्धन है वो फायदा उठा लेते हैं, और जो निर्धन है बेचारे वो तब भी तरसते रहते हैं। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता रेखा से छुटकारा पाने की आशा में लगातार अभी भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि भाई साहब 21 यानी 9% जो है कम नहीं होता। अभी भी ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कैसे करके हम थोड़ा सा कमा ले, खा ले, अपनी जिंदगी जी ले ढंग से, ठीक है ना। आवश्यक चीजें जो जिंदगी को जीने के लिए आवश्यक चीजें होती है, उनका भी अभाव रहता है इनके पास, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। तो बाकी बड़ी लेवल की चीजें तो भूल ही जाओ, कहाँ से देखेंगे उनको, पहले तो जो नॉर्मल चीजें होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे मान के चलो जो सरकारी सुविधाएं होती है ना, वो ज्यादातर क्या है, निर्धन क्या है, गैर निर्धन ले जा लेता है, यहाँ सबसे बड़ा ड्रामा होता है, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, जैसा भी है, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पकाओ चैप्टर लास्ट का, ठीक है। पकाओ इसलिए क्योंकि काफी डेटा याद करना पड़ता है और काफी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। तो पहला पार्ट 1 तो आपको काफी अच्छा लगा होगा, पार्ट 2 मैंने अपने से पूरा एफर्ट दिया भाई, ठीक है। काफी पार्ट्स में तोड़ तोड़ के वीडियोस बनाई, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता कि मैं वीडियो बना पाऊं, ठीक है ना। बट पूरी कोशिश रहती है, इसलिए पार्ट्स तोड़ तोड़ करके मैंने वीडियोस बनाई है आपके लिए। इस बार वाली जो, इस बार कैसे पहले भी 2-3 वीडियो में ऐसे ही हुआ है, आपने देखा होगा एक पार्ट में 2-3 अलग टाइप से आपको दिख रहे होंगे चीजें बनते हुए, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पार्ट्स तोड़ करके थोड़ा आज रिकॉर्डिंग कर ली, थोड़ा शाम को टाइम मिला तो तब रिकॉर्ड कर लिया, और आपको जाकर वीडियो मिल गई, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैं आपके अपलोड कर देता हूँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।